अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, टैक्स प्लानिंग या तो बॉन्ड, शेयर्स, बहुत सारी सवालों से उलझे जाते हैं यार। समझ में नहीं आता है क्या करना है, किसको कंसल्ट करना है। लेकिन हम यूजर्स भी वालों के लिए इसका सॉल्यूशन मिल गया है। हमारे किशोर जी हमारे लिए इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन बन के आए हैं। तो मैं भी हमारे जो को होस्ट है मिनल जी, उनको रिप्लेस करता हूँ। वो किशोर जी को सबके साथ मिला दे। आज हम यूजर्स भी में हम लकी है कि हमारे किशोर जी यूजर्स भी में कॉस्मोनॉट करके है। वो हमेशा हमारे साथ उनका नॉलेज बांटते रहते हैं। तो किशोर जी को इनवाइट करती हूँ कि वो हमें आसान शब्दों में अच्छी तरह से समझ दे, ताकि हम हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर जगह पे करेंगे। ओवर टू माइक किशोर सर। Yeah, good evening. Thank you, Minal madam and Sudhakar sir for introducing me in a nice manner. और मैं धन्यवाद दूंगा यूजस बी को, क्योंकि उन्होंने जो मुझे मौका दिया है अपने बात रखने का और मुझे समय देने का। तो मैं शुरुआत करूंगा छोटी सी जानकारी। तो मुझे जरा स्क्रीन शेयर करना है। आप लोग को पता होगा कि पर्सनल फाइनेंस स्पेस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे रूबिक क्यूब पजल होता है उस तरह से कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। तो लोग क्या करते हैं, किसी के एडवाइस लेते हैं, मतलब कोई पड़ोसी हो या फ्रेंड हो या रिलेटिव हो या कलीग हो, उनसे एडवाइस लेने जाते हैं। आपको राइट एडवाइस है, रॉन्ग एडवाइस आपको कई लोगों को पता नहीं चलता कि तो अगर एडवाइस आपका आपने जो लिया है वो सही है या नहीं है। तो क्या आपको जस्ट एडवाइस चाहिए या राइट एडवाइस चाहिए? अगर राइट। राइट एडवाइस चाहिए तो आपको ऐसे लोगों से करना पड़ेगा जिसको नॉलेज है। तो हाय, मैं मेरा नाम किशोर हेगड़े है। मेरा एकेडमिक्स के बारे में बताता हूँ कि मैं बीकॉम हूँ और डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया मैंने, और डिप्लोमा इन बिजनेस फाइनेंस किया है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ मैं। तो थोड़े से ब्रीफली मैं मेरा जर्नी के बारे में बताऊंगा। जैसे सभी लोगों का जो फाइनेंशियल इलिटरेसी जो अभी जो सब जगह है, मैं भी इतने सारे इस फील्ड में रह, इस नॉलेज में रह के, इस एजुकेशन में रह के भी मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी इतना नहीं था मेरा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एंडोमेंट पॉलिसी लिया था, तो तब मुझे ये नहीं मालूम था कि एंडोमेंट पॉलिसी इज द नॉट राइट इंश्योरेंस पॉलिसी और नॉट ए राइट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इसमें ना तो ज़्यादा कवर मिलता है इंश्योरेंस का और ना तो ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो ऐसे एक बार क्या हुआ था, मेरे मिसेस ने अपने रिलेटिव को बुलाया था, एक एजेंट थी वो इंश्योरेंस के। उनको कहा था कि मेरे बच्चे के लिए प्लान बताओ। तो उन्होंने प्लान लाया, उनको दे के चले गए वो। बाद में मैंने एक दिन उसको देखा, तो प्लान को देखा, पढ़ा मैंने डिटेल में। तो मैंने देखा कि वो प्लान में इंश्योर्ड पर्सन वाज माय सन, 1 ईयर ओल्ड सन। और उसमें दूसरा कंडीशन था कि जब तक 5 साल होता नहीं हो तब तक उसका कवरेज नहीं रहेगा। तो मैं चौंक गया, ये क्या है, ये कौन सा पॉलिसी है? नॉर्मली इंश्योरेंस पॉलिसी इज द इनकम रिप्लेसमेंट मेथड है। जैसे कोई इनकम अर्निंग मेंबर होगा तो उसका जो अगर वो नहीं रहेगा तो उसके लिए इनकम इनकम रिप्लेसमेंट करने के लिए एक जरिया होता है इंश्योरेंस। लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस तो मेरे बच्चों के ऊपर लिया हुआ है, तो क्या जरूरत है? बच्चा तो मेरा इनकम अर्नर नहीं है। वो भी उसमें भी और कंडीशन था कि 5 साल तक उसको कवर ही नहीं मिलेगा। तो मैंने तुरंत बोल दिया मिसेस को, ये अभी कंटिन्यू मत करो, इसको क्लोज कर दो। ऐसा ही एक मेरा फ्रेंड ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोन लिया, बोला वहाँ इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने ले लिया। और नेशनल बैंक में 8% था। फिर बाद में मैंने देखा तो जो 5% था वो फ्लैट रेट था, तो इफेक्टिव रेट उसका रिड्यूसिंग बैलेंस में 9% पड़ जाता है। तो वो इट वाज कॉस्टलियर देन द 8% व्हाट ऑफर्ड बाय द नेशनल बैंक। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं। तो मैं इसमें बहुत रुचि लेने लगा। तो मैं बहुत सारे मैगजीन वगैरह पढ़ता था, बहुत सारे, साथ में मैंने बहुत सारे कोर्सेज किया, जैसे चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट, QPFP कोर्स है, क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल, जो प्रैक्टिकल होता है। तो हम ये जो फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस में जो प्रैक्टिस करना है उसके लिए क्या क्या चाहिए, 1 साल का कोर्स था, ये पूरा कंप्लीट किया मैंने। बहुत सारा टूल्स मिला मुझे। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज करता रहा, मैं करता रहा, और बहुत सारे वेबिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप वगैरह करता रहा ताकि मेरा नॉलेज बढ़े।
और लोगों को नॉलेज मेरा बांटने के लिए मैंने ब्लॉग्स वगैरह लिखने लगा, आर्टिकल लिखने लगा, अभी भी लिखता हूँ थोड़ा बहुत। तो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि फाइनेंशियल वेलबींग सबका होना चाहिए। तो फाइनेंशियल वेलबींग का डेफिनेशन अगर देखेंगे तो क्या है? फाइनेंशियल वेलबींग इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, डायरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस अबाउट having financial resources to meet your financial life goals, that is needs, wants, dreams and legacy. तो ये क्या है? नीड्स, वांट्स, ड्रीम्स एंड लेगेसी क्या है? नीड्स वो होता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही आवश्यक होता है, नेसेसिटी है। वांट्स यानी हमको जो कंफर्ट देता है। नेसेसिटी में क्या है? लिविंग एक्सपेंसेस है, हाउसिंग, एजुकेशन वगैरह है। और वांट्स में आता है बेटर बेटर एजुकेशन, कंफर्टेबल रिटायरमेंट, वेकेशन वगैरह। और ड्रीम से हमारा कुछ लग्जरी है, जैसे कि फॉरेन टूर, वर्ल्ड ट्रैवल, हॉबीज, ये सारी चीज ड्रीम्स में आ जाते हैं। और लेगेसी का मतलब है जो हमारे वेल्थ जो हमने क्रिएट किया है उसको हम ट्रांसफर करेंगे अपने अगले जनरेशन। तो इसके लिए प्लानिंग होना चाहिए पहले से। तो जैसे गोल प्लानिंग होता है उसमें 3 तरह के होता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। तो अगर जैसे शॉर्ट टर्म हो गया, मिड टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म में हमको उस तरह से हमको इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे अब मिड टर्म में 3 से 5 साल तक इन्वेस्ट करना है तो हाइब्रिड फंड में हम सजेस्ट करेंगे। जैसे 15 से 20 साल तो स्मॉल कैप फंड में सजेस्ट करेंगे। ऐसे जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट है वैसा हमारा सजेशन रहता है। उसी तरह से आपका जो और भी गोल, जैसे मेन्यू कार्ड जैसे बना के रखा है कि आपका समझो चिल्ड्रंस मैरिज का एक गोल है कि 10 साल में करना है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि मल्टी कैप में आप डालो। लेकिन ये जस्ट थंब रूल है, इसको हार्ड एंड फास्ट इसी को फॉलो नहीं करते, बहुत सारे फैक्टर को हम कंसिडर करते हैं। तो जस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट में 2 चीज होना चाहिए, कोर और सैटेलाइट। कोर मतलब एक आपका जो मेन इन्वेस्टमेंट है जो स्टेबल होता है, और सैटेलाइट यानी एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है जिससे आपका रिटर्न और वेल्थ बढ़ सके। तो रिस्क, इन्वेस्टमेंट का रिस्क को मैनेज करने के लिए 3 चीज की जरूरत है: असेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, रीबैलेंसिंग। असेट एलोकेशन मतलब क्या होता है कि डेप्थ और इक्विटी में हम बांटेंगे। और एक हमारे पास एक प्रोडक्ट है वेल्थ प्लस, वो प्रोडक्ट में अब म्यूचुअल फंड के अलावा स्ट्रक्चर प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि शेयर मार्केट का कंडीशन होता है, कहीं ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी साइडवे रहता है। तो कोई भी कंडीशन में हमको ऐसा रिटर्न मिले जो स्टेबल रहे। जैसे कि बुल मार्केट में हमको नेट रिटर्न हमको ये कॉम्बिनेशन में अराउंड 15% मिलेगा। अगर बियर मार्केट है, -3% गया है, तो हमारा जो पोर्टफोलियो का रिटर्न आधा % माइनस हो सकता है। और वही साइडवे रहेगा तो हमारा रिटर्न 15% के आसपास रहता है। ये प्रोपोजिशन है। तो इसी तरह से और भी स्ट्रैटेजी हमारे पास है, जैसे असेट एलोकेशन के साथ पीरियोडिक रीबैलेंसिंग। मतलब असेट को डेप्थ और इक्विटी 2 असेट क्लास होता है। डेप्थ होता है स्टेबल, मतलब जो कम रिस्क होता है, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है। और इक्विटी होता है यानी शेयर मार्केट वॉलेटाइल होता है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न देने वाला होता है। तो दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो जो पोर्टफोलियो बनता है स्टेबल, और साथ में रीबैलेंसिंग हम करते हैं तो वो आपका जो पोर्टफोलियो स्टेबल हो जाता है। तो उसके साथ डाइवर्सिफिकेशन, मतलब हमारे ट्रेडिशनल वे जो करते हैं उसके अलावा और भी चीज हमको एडिशनल करेंगे तो हमारे वेल्थ क्रिएशन में ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। जैसे स्ट्रक्चर प्रोडक्ट जैसे बताया, अनलिस्टेड शेयर में डाल सकते हैं, पीएमएस में डाल सकते हैं, रियल एस्टेट में डाल सकते हैं, फिक्स्ड इनकम में और भी डाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो मेन पर्पस क्या देखते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट में? मेन जनरली सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न और टैक्स एफिशिएंसी, ये 4 चीज देखते हैं एक जनरल ब्रॉडली। और पर्टिकुलर एक इंसान का इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे तो उसका टाइम होरिजन देखेंगे, उसका रिस्क प्रोफाइल देखेंगे, उसका लिक्विडिटी नीड देखेंगे, तो उस हिसाब से हम उसको प्लान करेंगे। तो एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास 3 इन्वेस्टर है, एक को 1 लाख इन्वेस्ट करना है, अमर को 1 लाख करना है, अकबर को 10 लाख करना है और एंथोनी को 1 करोड़ करना है। अमर को 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना है, अकबर को 5 साल के लिए रहना है और एंथोनी को 10 साल के लिए रहना है। और अमर को चाहिए हाई रिटर्न, अकबर को चाहिए लिक्विडिटी और एंथोनी को चाहिए टैक्स एफिशिएंसी। सबका नीड अलग है। तो हम लोग सबके लिए ऐसे पोर्टफोलियो बनाएंगे जो पर्सनलाइज होगा उनके प्रोफाइल के हिसाब से। तो हमारा प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले वी अंडरस्टैंड, स्टेप 2 एनालाइज,
स्टेप 3 recommend, स्टेप 4 एग्जीक्यूट, 5 मॉनिटर और कोच। यानी पहले अंडरस्टैंड करेंगे उसका नीड क्या है, एनालाइज करेंगे उसको, फिर रेकमेंड करेंगे आपको क्या करना है, प्लान बनाएंगे, उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे यानी अमल में लाएंगे, उसके साथ पीरियडिकली उसको मॉनिटर करेंगे, उसके बाद कोच करेंगे, उसका जो भी उसको डाउट वगैरह आएगा उसके बारे में हम कोचिंग करेंगे। यानी कि नॉर्मली लोग जो प्रोडक्ट बाय करते हैं क्योंकि कोई सेल करके चला गया इसीलिए बाय करते हो, लेकिन हमारे यहाँ कोई सेलिंग नहीं होता है, हम सिर्फ सोल्यूशन देते हैं। तो ये हमारा एक यूएसपी बोल सकते हैं। तो इन शॉर्ट फिनेक्स मीन्स फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्लैरिटी, ट्रांजैक्शन एंड सॉल्यूशन। तो आपको कोई भी सवाल होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं। हाँ I have one question. यस सर। I'm Ashutosh. आपने बताया कि there should be balancing between the investments. So what is the percentage to be in equity or others? What? How? या बेसिकली जब इक्विटी पोर्शन इसलिए जरूरी है कि वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देता है। एक थंब रूल होता है, जैसे थंब रूल कि 120 माइनस योर एज उतना आपका इक्विटी पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये थंब रूल है, लेकिन वो चेंज हो सकता है एज पर अदर प्रोफाइल्स। तो इसके लिए आप हम लोग 1 to 1 अगर बैठेंगे तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानकारी एक्सचेंज कर सकते हैं। किशोर जी, हाँ जी। मुझे एक सवाल पूछना है आपको। यहाँ पर अभी जो इन्वेस्ट इंफॉर्मेशन आपने बहुत बढ़िया दी, लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड की बातें करते हैं तो हमने देखा है कि 2007 के आसपास बहुत सारे लोगों को ने पैसे खो गए थे। तो मुझे ये पूछना है कि अगर यह सिचुएशन आए तो मेरे पैसे खोने के क्या चांसेस है? बेसिकली स्टॉक मार्केट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप Yes. लॉन्ग टर्म में आप हिस्ट्री देखोगे तो 7 साल तक जो इन्वेस्टेड रहा है उसको नेगेटिव रिटर्न आया नहीं है। तो ये वॉलेटिलिटी होता है, ये जो करेक्शन होता है ना, ये स्टॉक मार्केट नीचे आता है उसे करेक्शन बोलते हैं, और जो ऊपर जाता है इम्पल्स मूव बोलते हैं। तो करेक्शन इज द अपॉर्चुनिटी। तो करेक्शन जैसे सेल लगता है तो आप सस्ते में खरीद लेते हो, उसी तरह करेक्शन अपॉर्चुनिटी है जब आपको खरीदना है, और जो ऊपर जाता है तो आपका वेल्थ और बढ़ता है। और जिन लोगों का कहना है कि मेरा लॉस हो गया, दैट इज ओनली नोशनल लॉस, मतलब आपका पोर्टफोलियो कम हो गया लेकिन आपने बेचा तो नहीं ना, जब बेचोगे तब लॉस होगा। तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट इज पॉजिटिव इनकम जनरेटर है। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम लोग 1 to 1 बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि आपका नीड क्या है, आपका फियर क्या है, सब हम एड्रेस कर सकते हैं इंडिविजुअली। So, थैंक यू, अच्छा किशोर लगा। जी, यस सर। आपने यहाँ पे भी लिखा है कौन बनेगा मेरा ब्रांड एम्बेसडर। ये बहुत बढ़िया। ये सबका सवाल था तो मेरा भी यही सवाल है कि कौन बनेगा ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, ग्रेट। तो अभी अपने जो लोग यहाँ पे है मौजूद, ओके, अगर उनको अपने आजू बाजू में अगर आपके लिए रेफरल आइडेंटिफाई करना है, ओके, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हम देखेंगे आशुतोष जी है या अंकित जी है, ओके, तो अगर उनको आपके लिए कुछ लीड जनरेट करने हैं, ओके, वो आपके कस्टमर होंगे नहीं होंगे अलग बात है, वो तो देखना ही नहीं अपने को देखना है कि वो आपके लिए उनके नेटवर्क से जो काफी बड़ा है आपके लिए कैसे ये लेके आ सकते हैं। तो उनको अगर ढूंढना है तो उनको क्या कीवर्ड या किस पे ध्यान रखना है, क्या अवेयरनेस में रखना है कि हाँ अरे ये चीज आई किशोर हेगड़े जी के पास, मुझे इनको रेफर करना है। सबसे पहली चीज है कि किशोर हेगड़े इज द पार्ट ऑफ यूजएसबी। यही सबसे बड़ी बात है कि यूजएसबी में कोई ऐसा वैसा आदमी तो नहीं रह सकता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो अभी जो प्रोसेस, अभी नया जो प्रोसेस है उसमें तो आप चुन चुन के लोगे आप। तो सही है। ये एक बात है कि मेरा जो फंडा है कि क्लाइंट फर्स्ट, मतलब क्लाइंट का इंटरेस्ट हो पहले मैं देखूंगा, और साथ में एक्सपर्टीज मेरा जो है यूज करूंगा, और मेरा जो मेरा सेटअप है वो यूज करूंगा। तो मेरे तरफ से मैक्सिमम जो बेनिफिट दे सकता वो मैं दे दूंगा। तो उसके साथ 1 to 1 हम लोग पहले कर सकते तो हमको समझ में आएगा कि क्या आगे कर सकते हैं। नहीं, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो मेरे काफी दोस्त हैं, ओके, तो अगर उन दोस्तों के साथ मैं बैठा हूँ
तो ऐसे किस तरीके के सवाल मैं उनसे करूं कि उनको मुझे पता चले कि उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? एक्चुअली इन्वेस्टमेंट सबकी जरूरत है। जैसे जो सेविंग करता है उसको इन्वेस्ट करना ही है, और सेविंग सभी लोग करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो ग्रो नहीं होगा, उनका वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। तो इंसान की जिंदगी में वेल्थ क्रिएशन के साथ वेल्थ को पहले कंजर्व करना है, वेल्थ को ग्रो करना है, साथ में वेल्थ को ट्रांसफर भी करना है। तो तीनों स्टेप में हमको किसी ना किसी का हेल्प तो जरूर लगेगा। तो इसलिए आप किसी एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट रहोगे तो आपको वो मदद कर सकता है। और कम से कम कितने पैसे में हम लोग इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट का कोई मिनिमम ये क्राइटेरिया नहीं है। 1000 से भी वो अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टार्ट कर सकता है। तो उसके लिए कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम उसके ऊपर है कि कितना करना है। ओके, थैंक यू। मैं आगे बढ़ते हुए आज अपने प्रोग्राम में लेडीज भी बहुत सारी आई है। तो एज अ लेडीज मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हमारी लेडीज की मेंटालिटी है डब्बे में पैसे रख के तो बढ़ते नहीं है घर के अंदर, चावल में रखते हैं, दालों में रखते हैं, लेकिन वही पैसा हम लोग बैंक में रखते हैं, एफडी करते हैं, तो हमें एक विश्वास रहता है कि वहां से इंटरेस्ट भले 6 टक्का रहने 7 टक्का, तो हम लोग लेडीज ऐसे सेटिस्फाई हो जाती है। अगर वही पैसा हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी आपके पास है जो हम हमारे घर से निकल के आप तक पहुंचे और आपके एम्बेसडर बने? तो जब आप बैंक की बात करते हैं हमको लगता है कि बहुत सेफ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हर एक इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। जैसे आप एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें इन्फ्लेशन का रिस्क है। समझो आपको 6 टक्का 5 टक्का दे रहा है बैंक, और इन्फ्लेशन 6 टक्का है, तो आपका रिटर्न -1% है। ये हिडन रिस्क है, मतलब जो इनविजिबल एविल है ये इन्वेस्टमेंट का। तो वही चीज वो अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका वेल्थ भी क्रिएट होगा, और उनको एक वन लमसम नहीं कर सकते तो सिस्टमेटिकली एसआईपी में कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने वो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, जिससे उनका ग्रो भी होगा और ज़्यादा वॉलेटिलिटी उनको दिखेगा भी नहीं।